अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज वक्फ कानून पर क्या हुआ, कोर्ट रूम में किस तरह की बहस हुई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और उनकी बेंच ने किस तरह का तबसरा किया, इन तमाम चीज़ों को आज जानेंगे एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब से, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कोर्ट रूम में मौजूद थे और पूरे वाक़या के गवाह है और एक पिटिशनर की तरफ से ये भी वहाँ पेश होने गए थे, इन्होंने भी बहस में हिस्सा लिया। तो क्या कुछ हुआ, किस तरह की बहस हुई, वो सारी चीज बराह रास्त हम जानेंगे, क्योंकि अब तक जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो इनडायरेक्ट सोर्स से मिली है, मीडिया के जरिए मिली है। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, उसको जानते हैं। एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब, मिला टाइम्स में खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कल सुनवाई होनी है, उसकी तैयारी भी आपको करनी होगी, इसके बावजूद आपका वक्त मैं ले रहा हूँ। तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में क्या कुछ हुआ, किस तरह शुरुआत हुई? जी बिल्कुल, कल की तैयारी करनी है, इसीलिए मैं इस टाइम ऑफिस में हूँ। और मेरा पिटिशनर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक ऐसा पिटिशनर है जिसके पास सारे सबूत हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड का पूर्व चेयरमैन अमानतुल्लाह खान, तो जी उसके वो खुद एक जो है इस एक्ट से डायरेक्ट मुतासिर होगा, क्योंकि उसके काम करया हुआ जो 4-5 साल उसने मेहनत की है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के नाते, उस सब पे पानी फिरेगा। 123 दिल्ली में जो प्रॉपर्टीज के ऊपर केस किया हुआ है वो भी जो है उस पर भी अफेक्ट होगा। तो वो एक ऐसी पार्टी है जो डायरेक्टली अफेक्ट होने जा रही है इस केस से। बिल्कुल। और लेकिन आज कोर्ट की क्या प्रोसीडिंग्स रही, वैसे उम्मीद हमें बहुत अच्छी थी कि अच्छा ही होगा, क्योंकि ये जो एक्ट था ये डायरेक्ट वायलेशन था कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 25, 26, 29, 30 और 300A, इनका ये डायरेक्ट वायलेशन है किसी ना किसी तरीके से। और तो हमें ये था कि जो ये बेंच है ये चीज़ों को समझेगी, संजीदगी से लेगी और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड करेगी। और उस वही जो है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन उसी डायरेक्शन में गया। उन्होंने कहा कि भाई जो आपका बिल है, जो आपका ये एक्ट है जो आपने बनाया है, इसके अंदर एक तो आप ये कहते हैं कि जो बोर्ड में नॉन मुस्लिम आ जाएंगे। क्या आप जो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनसे पूछा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि क्या आप जो हिंदू एंडोमेंट एक्ट्स के अंदर में जो बोर्ड बने हैं, क्या उसमें आप किसी मुसलमान को डालेंगे? ये डायरेक्ट सवाल किया। बड़ा अहम सवाल था बल्कि ये। जी, कि आप इनके में डाल रहे हैं कि आप उसमें डालेंगे मुसलमान को कि नहीं। तो ये उन्होंने कहा। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कोई मस्जिद जो है या कोई वक्फ जो है 300 साल पहले हुआ है, 400 साल पहले हुआ है, 200 साल पहले हुआ है। उस जमाने में ना तो रजिस्ट्रेशन एक्ट था, ना रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोविजन था। तो अब वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? वो आदमी जिसने वो 400 साल पहले वक्त बनाया था, वो आके अब रजिस्ट्रेशन कैसे कराएगा? या उसके बिहाफ पे कोई और कराएगा तो वो डॉक्यूमेंट क्या देगा? प्रोसेस क्या जी होगा? कि ये तो फ्लॉ है आपका, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकती। ये तो इनडायरेक्टली आप कह देंगे मैं एनेबल हूँ उसको रजिस्ट्रेशन कराने में, और आप उसको अपना बना लेंगे कि गवर्नमेंट की है, आप फेल हो गए कराने में। तो उन्होंने ये चीज़ कही कि तो इसका मतलब ये है कि जो वक्फ बाय यूज़र है वो कॉन्सेप्ट जो है वो वैलिड है और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है। ये नहीं ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि कोई चीज़ अगर चली आ रही है सालों साल सदियों से, तो उसको आप नहीं कह सकते पेपर लाइए हम तब मानेंगे। वो तो आपको दिखाई दे रही है क्या है, यूजेज क्या होता चला आ रहा है उसका। तो लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि अब हम नोटिस तो इशू करेंगे इसके ऊपर, लेकिन हमें जो कोई पार्लियामेंट जब कोई एक्ट बनाती है तो उसको जनरली कोर्ट स्टे नहीं करता है, क्योंकि वो लेजिस्लेचर बना के आता है, तो उसको हम नहीं जल्दी से करते। लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट वायलेशन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन का, और सेकेंडली इसके अंदर मुस्लिम्स का ऑपरेशन भी साफ दिखाई दे रहा था कि मुस्लिम्स को कैसे उनकी प्रॉपर्टीज को कब्जाने का या उनको दबाने का या उनके राइट्स को ख़त्म करने के लिए किए इसमें प्रोविजंस बनाए गए थे। तो ये दोनों चीज़ें डायरेक्ट कोर्ट जो है वो समझ रहा था। तो इसने कहा ये एक्सेप्शनल केस है, हम इसके अंदर इंटरिम डायरेक्शन देंगे, एक इंटरिम स्टे लगाएंगे इस पे। इसके बिल्कुल। ऊपर तो तुषार तुषार मेहता जो है वो एग्री नहीं हुए उस चीज़ को। वो नहीं चाहते जी थे ऐसा हो, वो शायद उन्हें एक्सपेक्ट भी नहीं करके आए होंगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं होता आया था उनके साथ जो कोर्ट में हुआ। जी, आप कुछ सवाल ले रहे थे? जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, अगर कुछ आप रह गया बोलने को तो जी अपने जी। सवाल। तो मैं बस वो बताऊंगा जो जज ने कहा कि मैं इंटरिम जो है ऑर्डर दूंगा। तो इंटरिम ऑर्डर में उन्होंने क्या रिलीफ जो है हमें बताया कि मैं क्या रिलीफ लिखवाने जा रहा हूँ इंटरिम ऑर्डर में। तो एक तो उन्होंने कहा कि वक्फ बाय यूजर जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, वो कोई भी प्रॉपर्टी को
डी नोटिफाई नहीं करेगी कि ये वक्फ की नहीं है, जो आज तक उसको एज ए वक्फ ही ट्रीट करेगी, चाहे वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो या अनरजिस्टर्ड हो, तो उसको कोई डी नोटिफाई नहीं करेगी, उसका नेचर चेंज नहीं करेगी, उसको एज ए वक्फ ही ट्रीट करा जाएगा। दूसरा ये कहा कि जो एक्स ऑफिशियो हैं वो तो आप नॉन मुस्लिम या मुस्लिम जो भी रखने हैं 2 रख लेंगे, लेकिन जो बोर्ड के मेंबर्स या बाकी लोग हैं वो सब मुस्लिम ही होंगे। और उसके अलावा ये कहा है जो कलेक्टर को पावर दी है इनमें आपने सर्वे की या सब चीजें की, वो करे जो करना है उसको सर्वे वगैरह, लेकिन कुछ भी करने से पहले हमारी परमिशन लेगा आके कि भाई मुझे फला जगह या फला काम करना है, मुझे दिखता है ऐसा कुछ करने के लिए, तो पहले हम असेस करेंगे, हम उसको फिर परमिशन देंगे। टिल द केस इज पेंडिंग, ये सारे उसके लिए ये दिए। और मेनली हमारे पॉइंट्स कोर्ट के सामने यही थे थे और जिसको नोटिस में लिया, सीरियस लिया चीफ जस्टिस ने और पूरी बेंच। चीफ जस्टिस ने कहा मैं डिक्टेट कराने जा रहा हूँ ये ऑर्डर, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें मिस्टर तुषार मेहता, आई एम गोइंग टू डिक्टेट दिस ऑर्डर। इसलिए नहीं हुआ कि तुषार मेहता फैसला लिखवाने जा रहे थे, तो फिर क्यों डिक्टेट नहीं, और आखिर में चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि आज कोई फैसला नहीं हुआ है, कल होगा। क्योंकि लिटरली जो तुषार मेहता हैं उनके पैरों से जमीन निकल गई, शायद उन्होंने तसव्वुर नहीं किया था। उन्होंने लिटरली कई बार रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि उनको थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, वो कुछ और चीजें कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, थोड़ी सी और चीजें ले आए, थोड़ा और सुन लिया जाए, उनको टाइम दे दें, उनको कल टाइम दे दें, थोड़ा सा आधे घंटे का टाइम दे दें। तो लिटरली अब वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, यूनियन ऑफ इंडिया है, इतना बड़ा फैसला है, ठीक है सुन लिया जाएगा उनको, कोर्ट ने कहा। तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप प्रिपेयर अगर होके आएंगे तो हम भी प्रिपेयर होकर आएंगे, हम भी कुछ नई चीजें फिर लाएंगे कल के लिए। जी, मैंने सुना कि चीफ जस्टिस ने आज बहुत ज्यादा डांट लगाई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को। किसी ने कहा कि पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में किसी सॉलिसिटर जनरल को इतनी डांट लगी है। देखिए तुषार मेहता जो है कोर्ट को, जो एक सॉलिसिटर जनरल है, कोई भी एडवोकेट चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पेटिशनर हो या रेस्पोंडेंट हो, उसका काम हमेशा कोर्ट को असिस्ट करने का होता है। उसका काम होता है कोर्ट को असिस्ट करे एक सही रीजन ऑर्डर पास करने में। लेकिन जो तुषार मेहता है, मैं जहां तक उनको देखा है, उनके साथ आया गया हूँ अपने केसेस के साथ, मतलब उनके अपोजिट में मैं गया हूँ, तो उनका ये रहता है कि वो मिसलीड करते हैं कोर्ट को, मिसकोट करते हैं चीज़ों को और मिसलीड करते हैं कोर्ट को, उनका ये काम है। तो कुछ कोर्ट जो है हो जाते थे, कुछ कोर्ट जो है पकड़ लेते हैं, जैसे आज वो पकड़े गए। अच्छा, आज जो बहस की शुरुआत हुई तो आपके किन साथियों ने, जो लोग वहाँ बहस कर रहे थे, किन लोगों ने अच्छी बहस की, क्या क्या इश्यूज उठाए गए लॉयर्स की तरफ से? देखिए ओपनिंग कपिल सिब्बल साहब ने करी और बहुत अच्छी उन्होंने बहस करी, और हमें ये पहले ही इंस्ट्रक्शन थी कि जो बात एक आदमी कह चुकेगा उसको दूसरा नहीं रिपीट करेगा। तो आखिर तक आते आते किसी के पास कोई बात रह नहीं गई थी कहने के लिए, सारी बातें हो गई थी। अगर कोई कहने की कोशिश भी करता था, जैसे वो शुरू होती थी बात, तो वो कहते थे ये बात तो आ चुकी, अगली करो, अगली कुछ थी नहीं किसी के पास। तो सारी बातें क्योंकि चीफ जस्टिस खुद समझ चुके थे, वो शायद खुद पढ़ कर आए थे, तो उनको सारा मालूम था कि कहाँ क्या क्या है। बस एक उनको ब्रीफ किया गया था, कपिल सिब्बल साहब ने किया, फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने किया, उसके बाद संजय हेगड़े थे, राजीव धवन थे, राजीव शकधर थे जो, और उसके अलावा निजाम पाशा थे, एक दो और लोग थे जिन्होंने ब्रीफ किया इनको। अच्छा, जितने पेटिशनर है, उनके जो लॉयर्स है, तो इन सब के आपस में कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई कि वहाँ कैसे बहस करना है, रिपीटिशन ना हो, या सब अपने अपने तौर पर तैयारी करके गए थे? सब अपने अपने, असल में क्या है कि इतने लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक साथ कर रहे हैं मैटर्स में, ये लॉबी इधर ही बैठती है, वो दूसरी लॉबी दूसरी तरफ बैठती है, तो वो आदत हो गई है, पता चल गया कि कब क्या करना है, कैसे करना है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी लॉबी है कि ये ग्रुप है, वो ग्रुप है ना, इधर के लोग, ये तो ह्यूमन, ये तो सब, हाँ ये तो सब जगह है कि टेंडेंसी है, ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई किस तरफ किसको खड़ा होना है। बिल्कुल। तो कैसा था कोर्ट रूम का माहौल? बहुत ज्यादा जज्बाती था, गुस्से वाला था, या कुछ फ्रैंकली माहौल? देखिए वहाँ तो सब लॉयर्स थे, तो उनका तो मकसद मतलब नहीं है कि जो है माहौल कैसा हो, बहुत ही कूल माहौल था, हंसी मजाक में सारी चीजें हुई हैं, और बीच बीच में जो है जज साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने बिठा के लगाए हैं, और बाकी लोगों ने भी लगाए हैं, जहाँ कुछ तुषार मेहता साहब कोई हंसी की बात कहते थे, तो क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी कि वो प्रोविजन में कुछ और लिखी थी, वो कह कुछ और रहे थे, तो जब उनको पकड़ा जाता था तो थोड़ा हंसी होती थी कोर्ट में।
तो तैयारी पूरी नहीं थी क्या तुषार मेहता की? पार्लियामेंट में तो अमित शाह ने, किरण रिजिजू ने अपोजिशन के हर सवाल का उल्टा सीधा जवाब दे दिया था, तो यहाँ तो तुषार मेहता कोर्ट में कुछ। उल्टा सीधा नहीं चलता है, कोर्ट तो बहुत सीधा सीधा चलता है, सच बता रहा हूँ मैं। वहां पकड़ लेते हैं अगर पकड़ने वाला कोई हो तो, हाँ उनका कोई आदमी रहते हैं अपनी तो चल जाती है बातें। लेकिन जब किसी ने बैठ के सोच लिया हो कि मैं दूध पानी अलग करूंगा तो फिर तो मुश्किल है ना बच पाना ऐसे लोगों का। जी। अच्छा, 3 जजेस की बेंच थी, चीफ जस्टिस खुद थे, उसके अलावा संजय कुमार और विष्णु कुमार। तो इसमें कौन ज्यादा आर्ग्यूमेंट में हिस्सा ले रहे थे? सवाल जवाब कौन जज कर रहे थे, चीफ जस्टिस साहब खुद या दूसरे देखिए, जजेस? नहीं चीफ जस्टिस साहब ही ज्यादा सवाल जवाब कर रहे थे क्योंकि पहले उन्हीं का राइट रहता है, वही करते हैं और फिर बाकी से कंसल्ट कर रहे थे। उसके बाद संजीव कुमार, जस्टिस संजीव कुमार ने भी जो है कुछ सवाल किए और बहुत अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने रेज किया। जी बिल्कुल। अच्छा, शुरू में जिस तरह के रिमार्क्स आए थे बड़े हैरान करने वाले थे, लोगों में मायूसी थी कि चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून नहीं बना बल्कि हिंदुओं के लिए भी पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, और ये जो आर्टिकल 26 है तो सभी पर लागू होता है, क्योंकि इसी को बुनियाद बना करके बहुत ज्यादा बहस की जा रही थी। तो शुरू में जो खबरें आ रही थी तो कुछ इस तरह की जैसे उल्टा जा रहा हो कम्युनिटी के खिलाफ पूरा। नहीं, उन्होंने वो क्या है अपनी चीजों को क्लियर करना चाहते हैं, जो अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो सवाल करते हैं कि भाई कानून तो सबके लिए है, हिंदू हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो सब है, तो रेगुलेट करने के लिए तो कानून बनते हैं। लेकिन एक कानून रेगुलेट करने के लिए बनता है और एक कानून जो है सुपरसीड करने के लिए बनता है। तो ये कानून रेगुलेट करने के लिए नहीं बना बल्कि आर्टिकल 26 को सुपरसीड करने के लिए बना है। एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ये कहती है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं बदला जा सकता। तो अब हमारे आर्टिकल 26 राइट देता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टीज परचेज कर सकता है और उसको इंस्टीट्यूशंस बना सकता है, मैनेज कर सकता है। फिर आगे आप कहते हैं कि एज पर अकॉर्डिंग द लॉ। तो अब आप लॉ एक ऐसा नहीं बना सकते ना जो ऊपर वाले को एब्रोगेट कर दे, ऊपर वाले राइट को खत्म कर दे, तो स्ट्रक्चर ही खत्म। तो राइट तो रहेगा ही वो। तो इस चीज को लेकर के फिर पॉइंट आगे रखा गया। सही। अच्छा, बंगाल में जो वायलेंस हो रहा है प्रोटेस्ट के दौरान, उस पर भी बातचीत हुई, वहाँ क्या बातचीत हुई? राम मंदिर का भी कुछ तस्करा आया था, मैं जानना चाहूंगा, वो भी जरा बताएं। जी देखिए, मुर्शिदाबाद वाले पे तो नहीं कोई तबसरा हुआ जो हो रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब को मालूम था कि मैटर बहुत सेंसिटिव है और अगर ये सब चीज़ें नहीं रोकी गई जो हो रही है तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। क्योंकि इस तरीके की अगर आप जगह जगह मंदिर मस्जिद और कब्रिस्तानों पे कब्जे करेंगे तो गांव गांव में लोग खड़े हो जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे। ये चीज़ मालूम थी। बाबरी मस्जिद का आप तो कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद पर कुछ वहां तबसरा नहीं हुआ, लेकिन मीडिया में लगातार और खासतौर पर आज तक पर खबरें बताई जा रही कि बंगाल की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया, कहा इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लोग कानून को अपने हाथों में लेंगे। नहीं, एक मुर्शिदाबाद का एम भी इस्तेमाल नहीं हुआ है पूरे सुप्रीम कोर्ट में। उसकी तो लाइव चलती है रिकॉर्डिंग, आप देख जी। लीजिए उठा करके। नहीं, अच्छा कि आपने सच बता दिया, वरना ये लोग तो वन साइडेड यही खबर, नहीं दो नहीं तीन चीजें नहीं मीडिया नहीं में बहुत बिल्कुल। ज्यादा दिखाई जा रही। आपको टाइम अच्छा, नहीं मिला होगा देखने का। एक तो मैं ये कि बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं प्रिंसिपल देखा। को चीफ जस्टिस ने डांट लगा दी है, सीनियर वकील है और उनको डांट लगा दिया गया। दूसरा ये कि बंगाल के हालात पर बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने गुस्से का इजहार किया। नहीं बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। कोई ना हमारी तरफ से कोई जिक्र, ना कोर्ट की तरफ से कोई जिक्र, और ना ही बिल्कुल। तुषार मेहता ने कुछ रखा उस बात को लेके। उसका कोई मसला भी नहीं। हमें क्या, हम ना कोर्ट उस मुद्दे को सुलझाने बैठा था ना हम गए थे उस मुद्दे के लिए। हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो टेस्ट करने गए थे इनके एक्ट की, यूनियन ऑफ इंडिया की, बस वही टेस्ट बिल्कुल। हो रहा था। अच्छा, राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस का बता रहे थे जो वहां तस्करा हाँ, हुआ। राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस का एक हवाला दिया गया था कि ये जो आर्टिकल 26 है जी। उसका जिक्र भी जो है वो किया गया था। उसके अंदर वक्फ का भी एक जिक्र किया गया था राम भूमि जन्म, ये बाबरी मस्जिद जजमेंट के अंदर। ये सिर्फ उसको बताया गया था हमारी हमारी तरफ से कोर्ट को, रेफरेंस के तौर पर। रेफरेंस के तौर पर। अच्छा, चीफ जस्टिस का जो एक सवाल था कि क्या आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में भी मुसलमानों को मेंबर्स बनाएंगे, तो क्या जवाब था तुषार मेहता का इस सवाल के? देखिए, आपको समझ जाना चाहिए कि तुषार मेहता क्या जवाब दे सकते हैं, क्योंकि एक तो वो अथॉरिटी नहीं है कि इसके ऊपर जवाब दे पाए, जी। पहली चीज। लेकिन उनके पास वाकई कोई जवाब नहीं था। और चीफ जस्टिस ऐसी तरीके के डायरेक्ट सवाल करते हैं
क्योंकि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं कि जब आप मुसलमान को नहीं रख सकते तो आप इनके बोर्ड में हिंदू को क्यों रख रहे हैं, उनका ये सवाल था, इसीलिए वो पूछा था उन्होंने। अच्छा, जो पिटिशनर हैं मौलाना अरशद मदनी भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी, अमानतुल्लाह खान भी और बहुत सारे लोग हैं, तो कौन-कौन लोग वहाँ मौजूद थे? कोर्ट रूम लग रहा था पूरा भरा रहा होगा। कोर्ट रूम में तो देखिए 2 लोगों को तो मैंने खुद से देखा था उधर, एक तो अमानतुल्लाह खान थे और जो हमारी पिटिशनर हैं, और उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी वहाँ थे कोर्ट रूम में, और ये थे कि वो भी इमरान मसूद वो भी आए थे वहाँ, सुना है मैंने, लेकिन मैंने ना देखा ना मैं मिला, बस मुझे इतनी खबर है, क्योंकि मैं तो कोर्ट रूम इतना भरा हुआ था, आपको यकीन नहीं आएगा, जब हम वहाँ पहुंचे हैं 1:30 पे मैं पहुंच गया सोच के कि हम आधा घंटा पहले जा रहे हैं, कुर्सी घेर लेंगे आगे की, तो हमें गेट में भी नहीं घुसने की बहुत दिक्कत हुई, और आगे पहुंचते पहुंचते बड़ी मुश्किल हमें कम से कम 20-25 मिनट लगे 10 मीटर का फासला तय करने में। 10 मीटर का फासला तय करने में 20-25 मिनट 20-25 मिनट लगे, और जब मेरा गाउन कहीं उतर चुका के गिर चुका था भीड़ में खींचते खींचते, जिसका मुझे पता चल लगा जब मैं जगह पे पहुंचा कि गाउन कहाँ गया। फिर तो लोगों ने वकील मानने से भी वहां पर इनकार कर दिया होगा आपको, मतलब आपका ड्रेस ही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तो कल डिक्टेशन आएगा, फैसला हो जाएगा, तो क्या इम्कान है कल क्या कुछ हो सकता है? देखिए हमें तो बस एक ही डर है कि रात बहुत लंबी है जी, और बाकी फैसला तो जो ओपन कोर्ट ने आज कह दिया कि मैं इसे डिक्टेट कर रहा हूँ, अब कल को कहे कि मैं अब डिक्टेट नहीं कर रहा तो डिफरेंट बात हो जाएगी, लेकिन हमें तो उम्मीद है खैर कोर्ट अगर इस तरीके की कोई बात रखता तो ओपन कोर्ट में आज कहता नहीं कि मेरा ये फैसला है और मैं इसको डिक्टेट कर रहा हूँ। और अच्छा, ये 3 चीजें अगर डिक्टेट हो जाती तो एक बड़ी कामयाबी होगी, मुझे लगता है, जो मांग थी, क्योंकि एक वक्फ बाय यूजर के पुराना वक्फ है तो उसका डॉक्यूमेंट्स दिखाने का कोई मतलब नहीं, डीएम के जो पावर है उसको सीज एक तरह से कंट्रोल करना, और जो तीसरा है कि मुस्लिम्स मेंबर, अब ऐसा क्या जा रहा था कि मुस्लिम आधे से भी कम मेंबर हो सकते थे, तो उसको जिन्होंने कह दिया कि एक्स ऑफिशियो जो मेंबर है वही रहेंगे, बाकी सारे मुस्लिम्स मेंबर होंगे, तो 3-4 चीजें अगर हो जाती तो मुझे लगता है कि एक बड़ी कामयाबी होगी, बहुत बड़ी कामयाबी हो जाएगी। ये इंटरिम फैसला होगा या मुकम्मल तौर पर बिल से इसको हटाया जाएगा, किस तरह का होगा? नहीं, ये अभी तो इंटरिम होगा, लेकिन जब इतने बड़े फैसले को इतना बड़ा फैसला कोर्ट दे रहा है एक एक्ट के अंदर, फर्स्ट डेट के अंदर कि ये जो है गलत है, इसको इंटरिम ऑर्डर में ही, तो ये आगे चल के भी बरकरार रहेगा, लेकिन अभी ये ऑर्डर इंटरिम ही होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, उमूमन इतनी जल्दी हियरिंग, फिर अगली हियरिंग की डेट नहीं मिलती है, पिटीशन दायर हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज 16 तारीख को हियरिंग भी कर लिया और अगली डेट इन्होंने कल की ही दे दी है। जी, ये तुषार मेहता ने, क्योंकि आज तो वो इंटरिम ऑर्डर दे के उनको 15 दिन का या 6 हफ्ते का टाइम दे देते, 6 हफ्ते में आप एफिडेविट फाइल करिए, अपना काउंटर एफिडेविट, तो वो कर नहीं पाते हैं, तो उन्होंने को स्टे नहीं लगने देना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि जो ये इंटरिम रिलीफ इनको दिया जा रहा है ये ना दिया जाए, तो ये तुषार मेहता की रिक्वेस्ट पर कल रखी गई है कि बस मुझे आधे घंटे का समय दे दो, कल ही दे दो चाहे। तो ये पूरी बात है जी। तो बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील हैं, और अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं, ओखलास से एमएलए हैं, वो भी एक पिटिशनर हैं, और आज जिन 10-11 लोगों की पिटिशन पर सुनवाई हुई उसमें एक अमानतुल्लाह खान साहब की पिटिशन थे, तो उसकी तरफ से एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब वहाँ अपियर हुए थे, उन्होंने पूरी कार्रवाई को अंदर रह करके देखा और जो पूरी सच्चाई है, पूरी हकीकत है, वो इन्होंने बताई है मीडिया में, खासतौर पर टीवी चैनलों में हकीकत से अलग चीजें दिखाई जा रही, वन साइडेड रिपोर्ट किया जा रहा, हालांकि सच्चाई सामने, हकीकत सामने कि कितनी डांट लगी है तुषार मेहता को, और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट सख्त तबसरा किया, तो बहुत अहम है और इसको पॉजिटिव माना जा रहा है। अब देखना यह है कि कल यानी 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो अबूरी फैसला आता है वो क्या कुछ होगा। बहुत शुक्रिया एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब, आपने हमें ज्वाइन का, आपने टाइम दिया। उम्मीद करते हैं कि कल दोबारा आपसे बातचीत होगी और कल और अच्छे अंदाज में इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू हो सकेगी। इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।